हेलो बच्चों, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और आज आप इस समय जब भी आप वीडियो देख रहे हैं फन विद फिज़िक्स यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ में फ़िज़िक्स की थोड़ी बहुत बातों को समझने वाले हैं। टॉपिक मेरे हिसाब से मैंने बीच में ही इंटरप्ट कर दिया ना, वो नहीं करना चाहिए। चलो, वीडियो अपलोड करने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि वो नहीं करना चाहिए था। ओके, लेकिन वो ज़रूरी भी था। एक अच्छी क्वेरी थी, एक अच्छा सवाल था और गलती से वो छूट जाता तो मेरे हिसाब से बोर्ड के पर्पज़ से वो बहुत अच्छा सवाल था और वो छूटना नहीं चाहिए। इसलिए फिर मैंने वो वीडियो जल्दी से बीच में बना दिया ताकि सही टाइम पे वीडियो अपलोड हो सके। हालांकि मेरे को वीडियो अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप कैसे भी कह सकते हैं, कई बार 2 से 3 बार अपलोड करता हूँ तब जाके कुछ अपलोड बैठ पाता है, क्योंकि वीडियो कैंसिल हो जाता है स्पीड में थोड़ी बहुत दिक्कत आने के कारण। कई बार वीडियो बनाते हुए मेरा जो फ़ोन है वो खुद ही इतना हीटअप हो जाता है कि हीट के कारण ही वीडियो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो फिर अपलोड होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वीडियो नहीं बना तो फिर अपलोड कहाँ से होगा। ऑलराइट, चलिए तो आज अपन टॉपिक से डिस्कस कर रहे हैं। अपन ने जो लास्ट वीडियो, अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं तो अपन ने जो लास्ट डिस्कस किया था वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ था। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अनुचुंबकीय पदार्थों को, और हो सका तो लोह चुंबकीय पदार्थों को भी आज ही कंप्लीट कर देंगे अपन। ठीक है, ऑलराइट। तो बात करते हैं सबसे पहले बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है? तो हम बोलते हैं लिक्विड ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, NaCl, CuCl2, ये सारे के सारे अनुचुंबकीय पदार्थ हैं बच्चों। कैसे पता चला ये अनुचुंबकीय पदार्थ हैं? तो कुछ ना कुछ खास बात होगी इनमें, जिससे हमने इन्हें नाम दे दिया कि भैया तुम तो अनुचुंबकीय हो। जैसे राम श्याम सभी का नाम होता है ना अलग अलग, ठीक वैसे ही बस वो वाली बात है कि जब हमारा नामकरण हो रहा होता है तो हमारी कोई गुण नहीं देखता कि गुण के अनुसार नाम रखा गया है, बस राशि के अकॉर्डिंग रख देते हैं। ऑलराइट, चलिए तो अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, कौन से पदार्थ? तो हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो वे होते हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर बल अनुभव करते हैं। ऐसा ही तो होगा, ठीक। ये कौन से होंगे? जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये आकर्षित होते हैं, है ना? वे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण बल अनुभव करते हैं, बल अनुभव करते हैं, ठीक है। या फिर आप इसे और कैसे कर सकते हो? वे चुंबकीय पदार्थ जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में, कौन से चुंबकीय क्षेत्र में? असमान चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण हो रहा है ना, तो दुर्बल से कहां की ओर भागेंगे? दुर्बल से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर बल अनुभव करते हैं, ठीक है। अनुभव करते हैं, ठीक है। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे हम बोलते हैं H2P पर ऑक्सीजन, फिर सोडियम, क्लोरीन, NaCl, ठीक है, CuCl2, ये सारे के सारे अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। अब इनमें क्या अंतर है, क्या बेसिक डिफरेंस है प्रतिचुंबकीय में अनुचुंबकीय में? तो वो पहला चीज तो मैं आपको बता चुका हूं कि वो प्रतिकर्षित हो रहे थे, ये आकर्षित हो रहे हैं। एक और चीज है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन थे बच्चों वो युग्मित थे, है ना। इनके अंदर
उस परमाणु में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो अयुग्मित होगा। परमाणु में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, पदार्थ में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन तो अयुग्मित होना चाहिए। ठीक, तो और उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो एक ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया तो धारा ऐसे बही, धारा ऐसे बही तो चुंबकीय आघूर्ण अंदर की ओर, एक इलेक्ट्रॉन का था, चुंबकीय आघूर्ण अंदर की ओर। ठीक है ये बात, तो एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण हो गया। ठीक, उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण परमाणु के पास में एक निश्चित दिशा में चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण है तो इसका मतलब वो परमाणु किसकी तरह बिहेव करेगा, चुंबकीय द्विध्रुव की बात है, ये बात ध्यान में रखना। चुंबकीय आघूर्ण उसी के पास में होगा जो कि खुद एक द्विध्रुव है। ठीक है, अगर द्विध्रुव नहीं है तो चुंबकीय आघूर्ण कितना, 0, बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो उसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं या फिर एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार कर सकते हैं। दंड चुंबक भी तो चुंबकीय द्विध्रुव है। ठीक, चलिए, तो यही इनके अनुचुंबकत्व का कारण भी है। तो मैं कारण लिख दे रहा हूं तीसरे पॉइंट के अंदर कि इन पदार्थों में परमाणु में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इसका मतलब क्या है, जिससे परमाणु के पास एक निश्चित दिशा में चुंबकीय आघूर्ण कार्य करता है। और अगर चुंबकीय आघूर्ण है तो वह क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है। चुंबकीय द्विध्रुव है तो वह क्या है, एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार कर सकता है। अर्थात परमाणु एक चुंबकीय द्विध्रुव, जिसे हम हमारी भाषा में क्या बोल सकते हैं, एक दंड चुंबक बोल सकते हैं। याद रखने के दृष्टिकोण से दंड चुंबक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, चलो, और इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किसकी दिशा में होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। हालांकि इनका चुंबकीय आघूर्ण भी कम है, जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण कम था वैसे इनका भी चुंबकीय आघूर्ण कम होता है, लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इनका चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में चलिए व्यवहार करता है। यही कारण है, यही इनके किसका कारण है, अनुचुंबकत्व का भी कारण है, भी कारण है। एवं यह परमाणु एक परमाणुीय चुंबक कहलाता है। ये बात ध्यान में रखना। वो परमाणु जो कि जिसमें चुंबकीय द्विध्रुव की तरह जो कार्य कर रहा है वही क्या कहलाता है, परमाणुीय चुंबक भी कहलाता है। ठीक, अब ये कार्य हो गया। फिर मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, अल्प है, और किसकी दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। इनका
चुंबकीय आघूर्ण अल्प, लेकिन किसकी दिशा में? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। दिशा में होता है तभी तो ये चुंबकित होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाते हैं। चलिए, यही हम कह सकते हैं कि ये अनुचुंबकत्व का कारण है। अब आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझें। ये चीज़ वो है जो कि आप अगर लिख करके आते हैं तो एग्जामिनर का ऐसा लगता है कि बच्चा पढ़ के आया भाई साहब, है ना। लेकिन अब हम वो भी तो समझें कि हमें ये चीज़ कैसे याद रहे। ठीक, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 2-3 चीज़ें हैं जो कि आप अगर बना करके आएंगे तो इम्प्रेशन भी बनेगा, दूसरा आपके लिए वो लिखना बहुत आसान है। देखो क्या होने वाला है, या फिर हम क्या बात करने वाले हैं। एक मिनट, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की बात की जाती है, शायद 5वां पॉइंट होगा, तो आप समझिए कि अगर मैं ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं बना रहा हूं निर्वात में, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं और ये निर्वात में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं हैं बच्चों, है। इस तरफ निर्वात मान लो, इस तरफ, और यहां पर थोड़ा सा आगे की ओर आप किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को रख दीजिए। ये कौन सा पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ। तो फिर हमें क्या प्रदर्शित होता है? हमें ये देखने को मिलता है कि जो चुंबकीय बल रेखा इससे गुजरनी चाहिए वो तो गुजरती ही है, जो सीधी आ रही थी ना वो तो इससे गुजरती ही है, लेकिन कुछ नहीं गुजर पाएंगी। आप देखेंगे कि ये वाली जो बल रेखाएं थी, चुंबकीय बल रेखाएं, वो जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन वक्रित होकर के किससे गुजरती हैं? हम बोलते हैं ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, इस अनुचुंबकीय पदार्थ से गुजरती है। अनुचुंबकीय पदार्थ इससे गुजरने की कोशिश करती हैं। इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं जो इससे गुजर रही हैं वो निर्वात की अपेक्षा ज्यादा गुजर रही हैं। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि इनका चुंबकीय क्षेत्र, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B है, पदार्थ के भीतर, और यहाँ पे निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र कितना मान लिया जाए? B0 मान लिया जाता। तो हमें ये पता है कि इन पदार्थों के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो किससे ज्यादा है? निर्वात के चुंबकीय क्षेत्र से ज्यादा है। ठीक है, फिर अब इस चीज को आप कैसे समझते हैं बच्चों? तो हम बोलते हैं बच्चों, इस चीज को समझिए आप। ठीक, ये B जो है ना, इसका लेना देना किससे है? चुंबकीय पारगम्यता से है। पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता होती है म्यू, ठीक है, और निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता होती है म्यू आर। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, म्यू ज्यादा है किससे? निर्वात की होती है म्यू नॉट, सॉरी बच्चों। ठीक है, फिर म्यू को क्या लिख सकते हैं? आंसर है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। फिर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन और ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल। आप देखेंगे कि इनके लिए आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता का मान क्या होता है? 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, ये याद रहेगा नहीं रहेगा? अच्छे से याद रह जाना चाहिए। ठीक है,
चलिए मैं लिखता हूं इस पॉइंट को, किस तरीके से आप समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो 5वें पॉइंट से हमें पता चला वो क्या था बच्चों, इस 5वें पॉइंट का हमने सब पॉइंट बनाया। पहला क्या भाई, इन पदार्थों से पारगमित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कुछ अधिक होती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमें ये पता चला। दूसरा पॉइंट हमें क्या पता चला, इनके लिए आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता का मान 1 से ज्यादा होगा। वैसे भी इसका मान धनात्मक होता है और यहां पर देखो ये 1 से ज्यादा है, प्रति चुंबकीय में ये 1 से कम था। ठीक, तो हम लिखेंगे इन पदार्थों हेतु, इन पदार्थों हेतु आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता का मान धनात्मक एवं 1 से क्या होता है, अधिक होता है। चलिए बच्चों, अगर ये 1 से ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, म्यू आर बराबर क्या होता है बच्चों, 1 प्लस काई एम। क्या होता है, 1 प्लस काई एम होता है। चलिए तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, 1 प्लस काई एम लिख दूं क्या, ये तो हमें पता है। और काई एम क्या होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। ये ज़्यादा होनी चाहिए किससे, 1 से। 1 से 1 को हटाओ, 0 आ जाएगा क्या। काई एम का मान आप देखेंगे किससे ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है। 0 से ज़्यादा है इसका मतलब धनात्मक है, धनात्मक और थोड़ी बहुत है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं मैं आपको। जैसे म्यू आर का मान 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से ज़्यादा कोई एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैं बोलता हूं कि इन पदार्थों के लिए म्यू आर का मान 1.0003 है, किसी पदार्थ के लिए होगा। ठीक, तो 1 प्लस काई एम का मान कितना हो गया, आंसर है 1.0003। इसका मतलब काई एम का मान कितना हो गया, माइनस का 1 कर दीजिए आप, माइनस का 1 करो भाई, तो ये हो जाएगा 1.0003 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.003। बताओ भाई ये चीज प्लस की है माइनस की है, आंसर है प्लस की है। प्लस की होने के बावजूद ये ज्यादा है या कम है, आंसर है बहुत कम है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इनके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। पहला अंतर तो ये पता चल गया प्रति चुंबकीय से कि धनात्मक है इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, धनात्मक एवं क्या भाई अल्प होता है। ठीक है, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, धनात्मक होती है और अल्प होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चुंबकीय प्रवृत्ति से ही एक कॉन्सेप्ट निकलता है क्यूरी का नियम, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी का नियम। अब ये क्यूरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैसे इंपॉर्टेंट है वो अपन डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 5वें के बाद में 6ठे पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ, क्यूरी का नियम अपन इसके जस्ट आगे करेंगे बच्चों, है ना। चलिए तो अब अपन बात करते हैं 6ठे पॉइंट की। हमने यहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति को डिस्कस कर लिया, चुंबकीय पारगम्यता को डिस्कस कर लिया। अब चुंबकीय प्रवृत्ति पर वापस आते हैं। आपको याद होगा तो मैंने वहां पर लिखाया था, मतलब प्रतिचुंबकीय में लिखाया था कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। यहाँ पे भाई साहब ताप पर निर्भर करती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाएगा इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती जाएगी। आप कह सकते हैं कि ये अपने चुंबकत्व का गुण धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, खोने लगते हैं, या इनका चुंबकत्व का गुण समाप्त होने लगता है। ठीक है, चलिए तो हम इसको कैसे लिखेंगे समझिए, और यही क्यूरी का नियम है वैसे तो। इनकी
चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब कायम, परम ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। परमताप के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब अगर मैं चुंबकीय प्रवृत्ति, समझना इस चीज को, अगर मैं चुंबकीय प्रवृत्ति कायम की बात करूं और परमताप की बात करूं या ताप की बात करूं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी। तो ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है इन दोनों के बीच में। अगर व्युत्क्रमानुपाती तो फिर ग्राफ कैसे जाना चाहिए भाई, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। चलिए, तो ये चीज भी हमें क्या है, पता है। दूसरा एक ग्राफ और मैंने छोड़ दिया, वो बाद में आपको बता दूंगा। आपको याद हो तो अपन ये कुछ बोल रहे थे कि इनकी जो चुंबकीय क्या एम, कैपिटल एम जो है ना, चुंबकीय आघूर्ण, नाम नहीं आया मेरे पास में, इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है बच्चों, वो चुंबकीय आघूर्ण कैसा होता है, अत्यल्प होता है, आपको पता है ना। ये चीज क्या है, बहुत कम होती है इनके लिए। अब इस चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किसकी दिशा में है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये पता है, ठीक। आपको याद हो बच्चों, अगर मैं काईएम बोल रहा हूं, ये धनात्मक एयर कांस्टेंट है, ठीक। तो इस काईएम का फॉर्मूला क्या था भाई, इंस्पेक्टर बड़े हवलदार, ऐसा ही था। तो इसका मतलब ये है कि I इज इक्वल्स टू क्या है, काई एम इंटू एच। तो I समानुपाती है किसके बच्चों, H के। और ये बात ध्यान में रखना, चुंबकन की तीव्रता जो है वो उसी दिशा में है जिस दिशा में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकन क्षेत्र, दोनों एक ही दिशा में है। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो फिर दोनों का ग्राफ कैसा सररेखीय जाना चाहिए, पहला। ऑलराइट, तो फिर अगर I और H में इन पदार्थों के लिए ग्राफ बनाया जाए, ये समझ में आया ना बच्चों, ठीक। अगर I और H में इन पदार्थों के लिए ग्राफ बनाया जाता तो ये ग्राफ कैसा जाता बच्चों, I और इस तरफ बाह्य चुंबकन क्षेत्र मान लीजिए, समानुपाती का ग्राफ, ठीक। और धनात्मक दिशा में जाता है, क्यों, क्योंकि कायम का मान क्या है, धनात्मक है। तो इस ग्राफ की जो प्रवणता है, इस ग्राफ की प्रवणता, ऐसा ही थीटा निकालूं मैं, ये जो थीटा है यही वास्तविकता में यहाँ पर क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है। अरे आपको पता चल गया होगा ना, थीटा यहाँ पे देखो, लंब बटे आधार tan थीटा होता है। इस ग्राफ की प्रवणता tan थीटा, वही क्या है यहाँ पर, चुंबकीय प्रवृत्ति है। और वो कैसी, धनात्मक है, इसलिए इस ग्राफ को हमने ऊपर बनाया। वो ऋणात्मक होती तो ग्राफ को कहाँ बनाते, नीचे, जैसे प्रतिचुंबकीय में बनाया था, है ना। तो ये चीज आपको पता चल गई होगी, ये दो ग्राफ आपको पता चल गए होंगे, इन्हीं के लिए अपन ये ग्राफ बनाएंगे। तो 6 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। यही बच्चों वास्तविकता में आपके लिए क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, ठीक। तो देखा जाए तो अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए इतना ही था। अब ये जो मैंने डायग्राम अभी आपको बताया था, इस डायग्राम को बहुत सारी किताबों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, वो यू आकार की नलिका वाला पता है आपको। यू आकार की नलिका में अगर अनुचुंबकीय पदार्थ को लिक्विड के रूप में भर दिया जाता, किसके रूप में भर दिया जाता, लिक्विड के रूप में भर दिया जाता, ऐसा पदार्थ को ले लेते हैं, तल बराबर को, और यहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा देते इस तरह, तो इसके बीच में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता तो क्या होता बच्चों, सभी को पता है, ये पदार्थ आकर्षित होते हैं। तो जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है वहां की ओर जाएगा पदार्थ, तो ऊपर की ओर खिसकेगा, ऊपर की ओर खिसकेगा, तो यहाँ से ये लिक्विड आकर्षण होने के कारण ऊपर की ओर जाएगा। अगर यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ से इनका तल क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए भाई,
जितना यहाँ पर बढ़ा उतना तल यहाँ पे कम हो जाएगा, तो यहाँ से ऊपर की ओर, यहाँ से नीचे की ओर। ठीक है, ऐसा भी बनाया जाता है। इसको और कैसे बनाया जाता है, अगर हम ऐसा लेते, यहाँ पर चुंबक को दूर दूर कर दो, ठीक, तो इसका मतलब ये है कि बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कम है, और किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ज़्यादा है। ठीक, और ये पात्र ले लिया कांच का, हमने पारदर्शी पात्र ले लिया, और यदि इसी को ही, इन ध्रुवों को हम बहुत पास पास ले लेते, है ना, ठीक, तो आपको पता चलता है कि बीच में चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है और इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कम है। ठीक, अब अगर पदार्थ को लिक्विड के रूप में भरा हुआ होता है ये पदार्थ, तो हमें इतना पता है कि यह पदार्थ जो है वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर भागेगा। कहाँ से, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर। तो हमें पता चलता बच्चों कि ये पदार्थ ये दुर्बल है और ये प्रबल है, तो यहाँ बीच में से तो हटता और भगता कहाँ की ओर, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर, यहाँ से तो हटता, और ये बम्प हमें किनारों पर दिखाई देता, ऐसा प्रति चुंबकीय से जस्ट अपोजिट। ठीक, और यहाँ पर क्या कैसा होता, अगर यहाँ पर पदार्थ भरा हुआ होता तो जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है वहाँ की ओर आएगा, तो हम बोलेंगे कि इस तरफ दुर्बल है, इस तरफ प्रबल है बीच में, तो पदार्थ कहाँ की ओर इकट्ठा होता, आंसर है साइड से तो हटता, और कहाँ पर इकट्ठा होता, बीच में इकट्ठा होता, ऐसा, इस तरीके से ये पदार्थ होता फिर। ठीक है, अगर लिक्विड अवस्था में हमें होता तो हमें बीच में बम्प दिखाई देता। ठीक, तो इस तरीके से भी किसको समझाया जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थों को समझाया जाता है। आपको मैं मेन 3 चीज़ें बता देता हूँ जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, ये पदार्थ आकर्षित होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर बल अनुभव करते हैं। दूसरा, इनकी आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर, इसका मान 1 से ज़्यादा होता है, धनात्मक होता है और 1 से ज़्यादा होता है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 से ज़्यादा होता है, अर्थात धनात्मक होती है और अल्प होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेगी, इससे आप आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, और तो चीज़ें आप जितनी याद रखोगे उतना बहुत बढ़िया होगा, लेकिन ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी, क्योंकि इनके ऊपर छोटा सवाल आता है। कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा, ये उतार लीजिएगा। अब अपन बात करेंगे लोह चुंबकीय पदार्थों की बच्चों, और ये फाइनल है भाई, लोह चुंबकीय पदार्थ। इसके बाद में चैप्टर के अंदर एक तो क्यूरी का नियम बचेगा और एक शैथिल्य वक्र बचेगा। इन पदार्थों के लिए शैथिल्य वक्र नहीं बनाते, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए शैथिल्य वक्र नहीं बनाया जाता। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों लोह चुंबकीय पदार्थ, आज का अंतिम बिंदु है देखा जाए तो, लोह चुंबकीय पदार्थ। क्यूरी का नियम बीच में रह गया है, लेकिन मैं डिस्कस करके बता दूंगा वो आपको, या तो नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में। लोह चुंबकीय पदार्थ को थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जो आपने अनुचुंबकीय पदार्थ पढ़े हैं उनके गुणों को थोड़ा सा बढ़ा दो, तो फिर वो क्या बन जाएंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। अनुचुंबकीय पदार्थ आकर्षित हो रहा था चुंबकीय क्षेत्र में, ये भी आकर्षित होंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के अंदर दुर्बल से प्रबल की ओर जा रहे थे, ये भी दुर्बल से प्रबल की ओर बहुत तेजी से जाते हैं या फिर अत्यधिक बल अनुभव करते हैं। तो एक चीज तो दोनों में कॉमन है, बस इनमें वो गुण थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। क्या भाई, कि ये पदार्थ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। या फिर आप क्या कह सकते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से कहाँ की ओर, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की और अधिक बल अनुभव करते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास में 2 पॉइंट हो गए। अब इनका कारण समझते हैं कि ये लोह चुंबकीय पदार्थ क्यों है भाई, क्या कारण है कि लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो हम बोलते हैं कि इन पदार्थों की संरचना थोड़ी सी जटिल होती है। इन पदार्थों के अंदर डोमेन्स बने हुए होते हैं। डोमेन्स कैसे कह सकते हो, तो लेट सपोज करो कि भारत का नक्शा समझिए। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत के नक्शे में बहुत सारे राज्य हैं, कुछ 28 एक राज्य, आप तो इनसे ज़्यादा हो चुके हो, ठीक है, मेरी जनरल नॉलेज कुछ ज़्यादा कम हो गई होगी। ऑलराइट, भारत का आप नक्शा देखिए, उस नक्शे में आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारे राज्य और राज्यों के अंदर बहुत सारे जिलों के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायतें, ठीक है, हर एक चीज छोटे छोटे चीजों में बटी हुई है। तो अगर मैं ऐसा बात करूं कि अगर भारत को बोले कि बहुत सारे राज्यों का क्या है, एक कुटुंब है इंडिया, है ना, और वो जो बहुत सारे राज्य है ना, उन सभी के अंदर खुद की एक सरकार है, राज्य की खुद की एक सरकार है। इस चीज को समझना बच्चों। हमने बोला इंडिया के अंदर क्या है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, और इन सभी स्टेट्स की क्या है, खुद की एक स्टेट गवर्नमेंट है ना, उन सभी की क्या है, खुद की एक स्टेट गवर्नमेंट है, खुद का एक राज्य का सरकार है, राज्य सरकार जिसे हम बोलते हैं। अब सभी की खुद की एक सरकार है जो कि खुद का अनुसार काम करती है, और ये सारी सरकारें किसके अनुसार काम करती हैं, हम बोलते हैं कि भारत की केंद्रीय सरकार के अनुसार। केंद्र सरकार ने बोल दिया कि तुम्हें ये करना है, तो फिर राज्य सरकार को वो करना ही पड़ेगा। लेकिन राज्य सरकार का खुद का भी एक नियम है, लेकिन वो फिर अपने नियम को चेंज करने की कोशिश करेगी, किसके अकॉर्डिंग, केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग। ऐसा ही है, ऐसे ही पदार्थ है, पदार्थ में बहुत सारे डोमेन बने हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे, जैसे राज्य का आकार अलग अलग है, वैसे डोमेनों का आकार भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ऐसे बहुत सारे डोमेन, इन डोमेन की खुद की सरकार है, खुद की सरकार है मतलब इन डोमेन का खुद का एक क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, निश्चित दिशा में स्वयं का एक चुंबकीय आघूर्ण है। और आप समझो, जैसे हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग कंपनी क्या, अलग अलग दल की सरकार हो सकती है, किसी में भाजपा है, किसी में कांग्रेस है, किसी में कोई और होगी, ठीक है। तो वैसे ही इनके अंदर भी इनका चुंबकीय आघूर्ण तो है, सरकार तो है, लेकिन उसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक दूसरे से क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा मैं दर्शा रहा हूं, लेकिन सभी के पास में, स्वयं के पास में एक क्या है, निश्चित चुंबकीय आघूर्ण है। और एक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होगा, ऐसा नहीं कि एक ही डोमेन में अलग अलग तरीके के चुंबकीय आघूर्ण है, एक डोमेन का एक ही चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है। इस तरीके से चुंबकीय आघूर्ण सभी डोमेन का है। और आपको एक बात बताऊं कि पदार्थ में समझना इस चीज को कि एक डोमेन के अंदर, एक डोमेन का आकार लगभग 1 mm जितना, और इस 1 mm के डोमेन के अंदर लगभग 10⁻11 परमाणु हैं, ठीक है, ये लगभग बता रहे हैं, है ना। तो अगर हम ऐसा समझे कि प्रत्येक डोमेन का खुद का क्या है, स्वयं का एक चुंबकीय आघूर्ण है, तो अब कहेंगे कि इसका परिणामी कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण हो सकता है। और इन्हें जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, ये इन सभी डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण किसके अनुदिश हो जाएगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कौन भैया, इंडिया की सरकार। इंडिया की सरकार ने बोला कि भाई साहब तुम्हें क्या करना है, सफाई का कार्यक्रम चलाना है, तो सारी सरकारें चलाएंगी। इंडिया की सरकार ने बोल दिया कि राहत सामग्री पहुंचानी है, हर एक राज्य के अंदर ऐसा काम करना है, तो फिर इन स्टेट्स को वो काम करना ही पड़ेगा। ऐसा ही अगर आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो ये जो अलग अलग दिशा में चुंबकीय आघूर्ण काम कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे एक ही दिशा में काम करेंगे। अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ऐसे में काम कर रहा है, तो फिर ये सारे के सारे एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे और सेकंड्स के अंदर काम करना चालू करेंगे, ठीक है। तो फिर सभी का चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में, सभी का चुंबकीय आघूर्ण अगर एक ही दिशा में हो गया और वो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गया, तो भाई साहब एक पॉइंट बन जाता है कि ये जो पदार्थ है वो बहुत जल्दी चुंबकित हो जाता है। और किसकी दिशा के अंदर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर।
ठीक है। और इनमें चुंबकत्व का गुण ज़्यादा होता है या कम होता है? आंसर है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इन पदार्थों में क्या पाई जाती है? इनकी संरचना जटिल है, डोमेन पाए जाते हैं। एक डोमेन में लगभग 10 की घात 11 परमाणु होते हैं और प्रत्येक डोमेन का स्वयं का क्या होता है? एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। इस चीज को लिखता हूं मैं, तो हम बोलते हैं इन पदार्थों की संरचना क्या होती है? जटिल होती है। इनमें डोमेन पाए जाते हैं। एक डोमेन में लगभग 10 की घात 11 परमाणु होते हैं तथा प्रत्येक डोमेन का स्वयं का क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रत्येक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की या आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्वयं को संरेखित करता है। ठीक है, अतः ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं? चुंबकित होते हैं। प्रबलता से चुंबकित होते हैं। प्रबलता से चुंबकित होते हैं। और ख़ास बात यह है कि जैसे जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाओगे वो अपने आप को संरेखित करने का उतना ही ज़्यादा प्रयास करेगा। देखिए, इसको आप कुछ ऐसा समझिए। लेट्स सपोज करो कि हमारे पास में कोई पदार्थ है और उसमें ये 4 डोमेन है। हर एक डोमेन का खुद का क्या है? एक चुंबकीय आघूर्ण है। ऐसा अपन ने मान लिया। तो यहाँ पे देखोगे तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 है। लेकिन जैसे ही इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, थोड़ा सा ही क्या लगाया? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में लगाया। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो क्या होता है? डोमेनों का आकार चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? जिस डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, उसका आकार अन्य के सापेक्ष बढ़ने लगता है एवं अन्य का आकार क्या होता है? छोटा होने लगता है। तो आप देखेंगे कि इसका आकार कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। इसका बढ़ जाएगा, और अन्य का क्या हो गया? आकार कम हो गया।
ठीक है। और जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल किया जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ा दिया, वैसे ही समस्त जो डोमेन है, ठीक, सभी का चुंबकीय आघूर्ण जो है वो एक ही दिशा में हो जाएगा बच्चों। सारे डोमेन जो हैं वो एक ही दिशा के अंदर क्या प्रदर्शित करने लगेंगे बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित करेंगे। आप कह सकते हैं कि इस केस में चुंबकीय आघूर्ण जो है, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है, वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है और प्रबल होता है। ये लाइन लिख लीजिएगा कि चुंबकीय आघूर्ण जो है वह प्रबल एवं परिमाण में, प्रबल एवं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। क्या भाई, अगर ऐसा है, ये उतार लिया ना बच्चों, अब हम वो बात करते हैं जिसमें डिस्कस करने में हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर डायग्राम से हम किसी चीज को समझें कि अगर लोहा चुंबकीय पदार्थ हमारे पास में होता बच्चों, तो ऐसा मानो कि ये लोहा चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, और चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी थी। ये चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये अगर निर्वात का चुंबकीय क्षेत्र B0 है, आपको स्पेसिंग पता चल रही होगी चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में। अब जैसे ही इस पदार्थ की बात करते हैं, दूसरी गई चौंक, ऑलराइट, इस पदार्थ की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इनमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो है, गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या, वो निर्वात की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। ये ऐसे गुजरेंगी बच्चों। तो इनका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निर्वात की तुलना में बहुत ज्यादा है। ठीक, हम कह सकते हैं कि B का मान बहुत बहुत ज्यादा है, किससे, निर्वात के चुंबकीय क्षेत्र से, क्योंकि गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक, फिर इसका मतलब पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है। ठीक, इसका मतलब पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता का मान भी बहुत ज्यादा है, किससे, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता से। फिर इसको हमने समझा, म्यू को क्या लिखते हैं, μ0 इंटू μr लिखते हैं, ये बहुत ज्यादा है, किससे, μ0 से। μ0 को काटो, इसका मतलब μr का मान बहुत ज्यादा है, किससे, 1 से, धनात्मक है और 1 से बहुत ज्यादा है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। थियरी लिख सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आएगी नहीं। पहला, इनसे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, इनकी चुंबकीय पारगम्यता धनात्मक एवं अत्यधिक होती है। ठीक है, इसी पॉइंट में तीसरा, चुंबकीय पारगम्यता को हम क्या लिखते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति में 1 + chi_m लिखते हैं, नहीं लिखते, इसका मान 1 से बहुत ज्यादा। उस तरफ लेकर जाओ या 1 से 1 को काट दो, तो आपको क्या पता चलेगा कि इस chi_m का मान जो है वो वास्तविकता में 0 से बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा आप मान के चलें कि μr का मान, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता का मान किसी पदार्थ के लिए 900 है, और आप देखेंगे कि आपको मिलेगा 900, 1000, 1500 ऐसा देखने को मिलेगा। तो फिर उसके लिए चुंबकीय पारगम्यता का मान कितना हो जाएगा, 1 कम कर दो, 899। ठीक है, तो ये दोनों ही धनात्मक होती हैं, चुंबकीय पारगम्यता भी और चुंबकीय प्रवृत्ति भी, और दोनों का मान ही क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फिर इनकी ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति है बच्चों, ये ताप पर एक जटिल रूप में निर्भर करती है। इसका मतलब क्या हुआ, जटिल रूप में निर्भरता का मतलब क्या हुआ, हम कहते हैं क्यूरी-वाइस का नियम है वास्तविकता में ये, कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति T - Tc के समानुपाती होती है। Tc को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी ताप भी बोलते हैं। ठीक है, क्यूरी ताप हम डिस्कस करेंगे।
तो ये ध्यान में रखिएगा कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति भी ताप पर निर्भर करती है और इनमें शिथिलता का गुण पाया जाता है। शिथिलता क्या चीज़ है वो खैर अपन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ पता चले। लोह चुंबकीय पदार्थों में आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट आप जो याद रखोगे वो क्या है? ये प्रबलता से आकर्षित होते हैं, अर्थात दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर अत्यधिक बल अनुभव करते हैं। दूसरा, इनका जो चुंबकत्व है, मतलब लोह चुंबकत्व का मूल कारण क्या है? डोमेन प्रभाव है। फिर तीसरा आप क्या याद रखेंगे? इनके लिए चुंबकीय पारगम्यता धनात्मक होती है और एक से बहुत ज़्यादा होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है और बहुत अधिक होती है। फिर इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वह ताप पर जटिल समीकरण के अनुसार निर्भर करती है, जो निम्न प्रकार है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए, तो हो चुका, ये क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ है। आज एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो है क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम बहुत छोटा सा नियम है भाई, समझिए। क्या नियम है? क्यूरी ने बहुत सारे प्रयोग किए लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के ऊपर। उसने देखा बच्चों कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, समझना, क्यूरी के अनुसार प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब कायम, ताप पर निर्भर नहीं करती। मतलब इनके लिए तो चुंबकीय प्रवृत्ति कांस्टेंट है। फिर अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए भी उसने ताप का प्रभाव देखा। उसने क्या देखा? उसको यह पता चला अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के क्या होती है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये अपन ने लिखा है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे व्युत्क्रमानुपाती है? तो ये हमें देखने को मिला बच्चों कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, समझना, उनके चुंबकन की तीव्रता आई जो है वो वास्तविकता में निर्वात के चुंबकीय क्षेत्रों और ताप इस प्रकार निर्भर करती है। पता चला ये B0 डिवाइडेड बाई टी। वैसे भी ये चुंबकन तीव्रता जो है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती। जब हम इस चीज को देखते हैं और इस समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है जो कि क्यूरी नियतांक है, ठीक। फिर B0 डिवाइडेड बाई क्या बच्चों? टी। B0 B इज इक्वल टू म्यू एच लिखते हैं, निर्वात के लिए इसे μ0 H लिखेंगे। तो फिर मैं इस चीज़ को लिखूंगा C इंटू μ0 H डिवाइडेड बाई क्या बच्चों? T। समझ में आया? तो कुल मिलाकर के आपको फॉर्मूला I बराबर क्या मिला? आंसर है μ0 C डिवाइडेड बाई T इंटू H। इस H को इस तरफ लेकर के आ जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? I बटा H बराबर μ0 C बटा T। इंस्पेक्टर बटे हवलदार। क्या होता है बच्चों? चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर क्या हो गया? μ0 C डिवाइडेड बाई टी, ठीक। आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि चुंबकीय प्रवृत्ति वास्तविकता में ताप के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही किसने बताया? क्यूरी ने बताया। और यही किसका नियम है? क्यूरी का नियम है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो कुछ किताबों में इसे कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है, कुछ किताबें इसे डायरेक्ट लिख देती हैं कायम बराबर C डिवाइडेड बाई टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C क्या है? क्यूरी नियतांक। क्यूरी नियतांक है, ठीक है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा।
तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो यही याद रखना है कि काई एम बराबर क्या होता है, अनुक्रमानुपाती 1/t लिखना है आपको, ठीक है। यही क्या है, क्यूरी का नियम है, पता चल गया। ये क्यूरी का नियम किसके लिए है, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, ठीक है। लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए कैसा है, तो लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ने नहीं, क्यूरी वाइस का नियम देखा जाता है, ठीक है। और सिंपल सा लिखा जाएगा बच्चों, लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए उनके चुंबकीय प्रवृत्ति के ताप पर निर्भरता क्यूरी वाइस नियमानुसार दी जाती है, जो निम्न प्रकार है। और वो निम्न प्रकार क्या है, काई एम समानुपाती 1/t-TC। फिर यहां पर अगर अपन देखेंगे तो काई एम बराबर क्या हो जाएगा, C, जो कि क्यूरी नियतांक है, T-TC। T तो ताप है, फिर TC क्या है, क्रांतिक नहीं, क्यूरी ताप। ये क्यूरी ताप क्या है, क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर एक लोह चुंबकीय पदार्थ, समझना इस चीज को, ये पूछा जाता है क्यूरी ताप से क्या आशय है, ठीक। क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर एक लोह चुंबकीय पदार्थ परिवर्तित तो हो जाता है, किसमें, अनुचुंबकीय पदार्थ में, ठीक है। इसका मतलब उसके चुंबकत्व का गुण कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, अरे लोह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व का गुण ज्यादा होता है, इनमें कम होता है, इसका मतलब इनके चुंबकत्व का गुण कम होता है, सीधी सी बात है। वैसे भी इनके भी चुंबकत्व का गुण कम ही हो रहा था, अनुचुंबकीय का भी ताप के साथ में अनुचुंबकत्व का गुण कम हो रहा था, लोह चुंबकत्व का भी गुण कम होता है, लेकिन थोड़ा सा जटिल फॉर्मेट है उसे, T-TC के व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पे सिर्फ T के ही व्युत्क्रमानुपाती था, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी वाइस नियमानुसार उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति को ताप के साथ में निर्भरता को समझाया जाता है, जो निम्न प्रकार है। फिर आप ये फॉर्मेट लिख दीजिए और कुछ नहीं करना। फिर आप चाहें आगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ TC क्रांतिक ताप एवं C क्यूरी नियतांक है। क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिस पर एक लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। विभिन्न पदार्थों का क्रांतिक ताप अलग अलग लेकिन नियत होता है, जैसे लोहे का अलग होगा लेकिन फिक्स होगा, ठीक है, निकल का अलग होगा लेकिन फिक्स होगा। आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा लोहे और निकल का क्रांतिक ताप कितना है, फिर क्रांतिक का क्यूरी ताप कितना है, ठीक है, TC कितना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो इतना ही कंप्लीट कर रहा हूँ बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिक चीज़ों को याद रखो, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको थोड़ा बहुत रिवाइज करवाने की कोशिश और करूँगा, क्योंकि ये चीज़ जो है वो 1 नंबर का सवाल हमारा पुख्ता करती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आज के लिए बच्चों इतना ही। हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जितना हो सके अपने दोस्तों को बताओ कि भाई फिजिक्स यहाँ से पढ़ लो। चलो, टेक केयर।